अस्सलाम एवरीवन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूनेटल सर्विलेंस। बेसिकली इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती हैं तो फीटस की वेलबिंग असिस्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। वन ऑफ देम इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अदर्स आर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड umbilical Doppler artery assessment and the other one is CTG. So let's start with the neonatal non-stress test. इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नली फीटल हार्ट रेट हम असेस करते हैं। फीटल हार्ट रेट बिकॉज फीटल हार्ट रेट जो होता है विद एक्टिविटी वेरी करता है, तो हमें ये देखना होता है कि विद एक्टिविटी फीटल हार्ट रेट चेंज हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो टू चेक सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बेबी की चेक करने के लिए हम करते हैं नॉर्मली जो फीटल हार्ट रेट होता है वो एक्टिविटी से चेंज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक, और नॉर्मल रेंज क्या होती है 120 to 60 160 इज ए नॉर्मल रेंज। और हम एक्सेलरेशन कब कहेंगे? एक्सेलरेशन हम तब कहेंगे जब फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो 15 बीट्स बेस लाइन से फॉर 15 सेकंड, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। एंड दीज एक्सेलरेशन आर गुड। ये इंडिकेट करती हैं कि फीटस मूव, जो फीटल है, फीटस है हमारा, ही इज़ डूइंग वेल। और अगर ये शो हो रही हैं तो हम उस ईसीजी को कहते हैं रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि हमें 2 एक्सेलरेशंस मिलनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 20 मिनट्स। हम जो ये रिकॉर्डिंग करेंगे वो 20 मिनट्स तक करेंगे रिकॉर्डिंग, और उस 20 मिनट की रिकॉर्डिंग में इफ़ वी आर गेटिंग ग्रेटर देन मोर देन 2 एक्सेलरेशंस इन 20 मिनट ड्यूरेशन, देन वी विल से दिस टेस्ट इज रिएक्टिव टेस्ट। और रिएक्टिव टेस्ट हमें ये बताता है कि जो इंट्रायूट्राइन डेथ के चांसेस हैं इस बेबी में वो लेस देन 1% इन फॉलोइंग वीक, मतलब एक वीक तक हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि बेबी इज़ डूइंग वेल फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं इस ग्राफ में। यहाँ पे फीटल हार्ट रेट है एंड दिस इज द टाइम। इसमें क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज द बेस लाइन हार्ट रेट विच इज़ इक्वल टू 120 एंड सपोज हियर इट इज़ 140। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेबी का हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो टाइम है T182, दिस इज़ 15 सेकंड। तो इस 15 सेकंड में अगर बेबी का हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है इंक्रीज़? क्योंकि फीटस मूव कर रहा है। जब फीटस मूव करेगा, बेबी मूव करेगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। और अगर हमारे पास 2 एक्सेलरेशंस आ रही हैं, इट मीन्स इट इज़ अ रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये पॉजिटिव साइन है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टेस्ट विच इज़, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि फीटस जो हमारा बेबी है, ही इज़ स्लीपिंग, इफ़ ही इज़ स्लीपिंग इन द टमी, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। लेट्स सपोज अगर बेबी 20 मिनट्स तक बेबी टमी में सो रहा है, तो हम वी कांट डू फॉर लेट्स सपोज फॉर 1 आवर लॉन्ग दिस टेस्ट। तो हमें क्या करना होगा? हम कोई ऐसा मेथड करेंगे जिससे बेबी अवेक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वाइब्रो अकाउस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। उसमें हम ये करते हैं कि बेबी को स्टिमुलेट करते हैं थ्रू साउंड वेव। एक होता है डिवाइस, अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, जिसमें हम साउंड वेव्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बेबी स्टिमुलेट हो जाता है और फिर बेबी स्टार्ट करता है मूवमेंट्स। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा NST की जो टाइम लेंथ है वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हम बेसिकली देखना ये चाहते हैं कि हमें एक्सेलरेशंस मिल जाए। एक्सेलरेशन ये इंडिकेट करेंगे कि फीटल हार्ट रेट एक्टिविटी से इंक्रीज हो रहा है, इट मींस बेबी इज डूइंग वेल। लेकिन अगर हम उस ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देंगे, हमें एक्सेलरेशन अगर जल्दी मिल जाए, दिस इज अ गुड साइन। तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए हमारे पास ये ऑल्टरनेट टेस्ट है, वाइब्रो अकाउस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। तो ये हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगी? प्रोवोक्ड एक्सेलरेशंस होंगी एंड शॉर्टन NST लेंथ होगी, जो मैंने आपको बताया कि कैसे होगी। ठीक, उसके अलावा थर्ड हमारे पास जो मेथड होता है, दिस इज बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम चेक करते हैं फीटल मूवमेंट्स, फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग, और NST जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। सही, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल में जो टोटल स्कोर होता है वो 10/10 होता है। टू नंबर्स आर गिवन टू ईच वन ऑफ दिस। फीटल मूवमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो टू नंबर्स इसके, और फीटल टोन, फीटल ब्रीथिंग और सबके 2 पॉइंट्स होंगे। अगर 10/10 है, इट मीन्स फीटल इज डूइंग वेल, और ये अश्योरिंग साइन है। ठीक, तो उसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं। और अब आते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की तरफ। इसमें क्या होता है कि हमने डिवाइड किया होता है जो भी हमारे पास एमनियोटिक कैविटी होती है, उसको हम बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, या 4 पॉकेट्स में, या क्वाड्रेंट्स, हम इक्वल क्वाड्रेंट्स में इनको डिवाइड करते हैं। दिस इज द क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक, और हर क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि एक डीप पॉकेट होता है, एक डीपेस्ट पॉकेट होता है, उसका वॉल्यूम हम सेपरेटली मेजर करते हैं। ठीक, एक तो होता है कि टोटल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, और एक जो है वो एक डीपेस्ट पॉकेट में नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये हम सेपरेटली मेजर करते हैं। ठीक, तो एमनियोटिक फ्लूइड हर सिंगल क्वाड्रेंट में हम जो है वो देखते हैं, और इन सब का सम जो होता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ऑलराइट, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है? 5 to 15, सॉरी हियर इट इज रिटन 24, दिस इज नॉट करेक्ट। 5 to 15 इज नॉर्मल। ओलिगोमेनोरिया हम कब कहेंगे? जब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, और पॉलीहाइड्रोअम्नियोस कब कहेंगे? जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कि कैसे हम ये इसकी असेसमेंट करते हैं। या तो हम टोटल वॉल्यूम देखें ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या तो हम देखें
या तो हम देखें टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना है हमारे पास वॉल्यूम, या फिर हम देखें सिंगल पॉकेट में कितना है, या टोटल एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो देखेंगे। तो उसको असेस करने के लिए नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कब कहेंगे, जब हमारा टोटल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम लेस देन 500 ml हो तो उसको हम कहेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, या फिर सिंगल पॉकेट में लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो उसको हम कहेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक, कभी हमें सिर्फ किसी भी क्वेश्चन में या सिनेरियो में सिर्फ सिंगल पॉकेट का वॉल्यूम दिया होता है तो उसे भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक्चुअल ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कंडीशन में है। एंड अदर वन इज पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 24 हो, या ओवरऑल वॉल्यूम ग्रेटर देन 2000 हो, या फिर सिंगल पॉकेट में ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर हो। तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स असेस करने के लिए। सही, तो ये सारे इसके क्राइटेरियाज हैं। ठीक, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद हम आ जाते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो देखते हैं। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी पेशेंट में यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है तो उसमें हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर असेसमेंट करते हैं। उसमें होता क्या है कि हम एक सिस्टोलिक, वी ऑल नो कि ब्लड प्रेशर के दो साइंस होते हैं, वन इज सिस्टोलिक, अदर वन इज डायस्टोलिक। तो हम सिस्टोलिक, ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक। जो कर्व बनता है ये सिस्टोल का है और ये जो डिप है दिस इज डायस्टोलिक। तो दिस इज अ नॉर्मल कर्व। बेबी में जब सिस्टोल होगा तो कर्व अपवर्ड होगा और जब डायस्टोल होगा तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ है, रेजिस्टेंस है, या फिर डायस्टोलिक सही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, पहले इनिशियली एक नॉच बनेगा। ठीक, तो फीटल कॉम्प्रोमाइज़ का जो फर्स्ट साइन है वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक नॉच, जो ये शो करता है कि कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास ये होता है कि जो डायस्टली का ये कर्व है वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, इसको हम कहते हैं एब्सेंट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। तो इसमें ये कर्व हमारे पास इस तरह से बनता है। द थर्ड एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट सीवियर कंडीशन इज रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि बेबी से ड्यूरिंग डायस्टोल जो फ्लो है वो बेबी से मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, मतलब रिवर्स ब्लड फ्लो होता है। और उस कंडीशन में हमें क्या करनी होती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये डेट्रीमेंटल होता है। इसमें फीटल मॉर्टिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फीटल डिमाइस ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है अगर ये कंडीशन हो। ठीक, तो ओरिजिन हमें ग्राफ इस तरह से कुछ मिलते हैं कि हमारे पास दिस इज सिस्टोल डायस्टोल नॉर्मल ग्राफ एंड हेयर डिक्रीज डिसेलरेशन डायस्टोल एंड एब्सेंट डायस्टोल एंड रिवर्स फ्लो, दीज आर दी एक्चुअल ग्राफ्स। और यहाँ पे हमें आर्टीरियल एंड वीनस टोटल फ्लो है वो मिल रहा है। ठीक, ये डॉपलर होता है तो कलर्ड होता है। उसके बाद द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सीटीजी। सीटीजी में क्या होता है कि हम साइमल्टेनियसली, हमें बेसिकली हम करते क्यों है सीटीजी, अगर हमें लग रहा है कि फीटस इज़ नॉट डूइंग वेल, वो हेल्दी नहीं है या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो हम बेसिकली ऐसे ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमने अल्टीमेटली हमने करना क्या है कि डिलीवरी करनी है बेबी की थ्रू, हम ट्राई करेंगे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो। तो हम ये असेस करेंगे कि बेबी अगर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करें तो वो टॉलरेट कर सकेगा या नहीं, या फीटस जो है वो किस कंडीशन में है अभी, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी कंडीशन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस जो डिलीवरी लेबर होगा उसमें उसकी कंडीशन क्या होगी, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। ये हमारा बेसिक होता है गोल। तो कार्डियोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस बेबी का हार्ट रेट किस तरह से वेरी करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस इंक्रीज होना चाहिए हार्ट रेट, ठीक, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लाइक ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है और ये कर रहा है फीटल हार्ट रेट। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब इसका पीक है, कॉन्ट्रैक्शंस का पीक है, उसी टाइम पे ही फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये कर्व जो है वो डाउन जो स्लोपिंग है वो सेम उसी टाइम है जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं अर्ली डेसिलरेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब हमारे पास फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो 15 बीट्स पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन और 15 सेकंड्स के लिए स्टे करे, सस्टेन हो, तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। सेम डेसिलरेशन भी हम उसका ऑपोजिट ही है, 15 बीट्स डिक्रीज हो और लास्ट करे फॉर 15 सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड डेसिलरेशन। तो अर्ली डेसिलरेशन जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हेड कंप्रेशन होती है। हेड कंप्रेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वी नो कि हेड कंप्रेशन होती है और हेड कंप्रेशन की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और उस वेगस नर्व की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ठीक, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया होता है, वी नो दिस ऑलरेडी। इसलिए जो टाइप 1 डेसिलरेशन है दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। ठीक, इसका इतना वो नहीं होता या हम अर्जेंट को इंटरवेंशन लें। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, जिसको डेसिलरेशन है, जिसको हम लेट एक्सेलरेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो पीक है और इसकी जो डिप है, दीज आर नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक, ये अलग अलग है। इसको हम कहेंगे जब इसकी पीक है उसके बाद की डेसिलरेशन हो रही है तो उसको हम कहेंगे लेट डेसिलरेशन। और जो लेट डेसिलरेशन होती है वो ये शो करती है कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल अगर कैल्सिफाइड है हमारा प्लेसेंटा की वेजल्स वगैरह, तो उसमें जो डायस्टली होगी या रिलैक्सेशन होगी, जो ब्लड फ्लो होगा वो सही तरीके से नहीं होगा और फीटल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक, तो ये शो करती है कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है यहाँ पे। और थर्ड टाइप हमारे पास क्या होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता इन कॉन्ट्रैक्शंस और इन डिसेलरेशंस में, उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिसेलरेशंस। और वो वेरिएबल डिसेलरेशंस क्यों होती है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो रही होती है। वी नो कि समटाइम्स अगर बेबी मूवमेंट्स कर रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो रही होती है, समटाइम्स ज़्यादा होती है, समटाइम्स कम होती है। तो इसलिए कुछ हमारे पास ग्राफ की जो ब्रेथ होती है और जो टिप होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, और समटाइम्स इट इज़ लार्ज एंड वाइड। तो ये भी हमें ये शो करती है, ये भी इतना जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ शो नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास लेट डिसेलरेशंस हैं ये डेफिनेटली
दीज आर नॉट गुड साइंस, तो उसके लिए हमें इंटरवेंशन कोई ना कोई लेनी होती है. सो ऑल दीज टेस्ट आर इंक्लूडेड इन द फीटल सर्विलेंस. ठीक, तो ये सारे टेस्ट हैं हमारे पास, नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, और उसके अलावा CTG. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच. हाफिज़.